आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत में लगातार बढ़ते गर्मी के संकट और उन वैज्ञानिक सीमाओं की जिन्हें हम लगातार पार करते जा रहे हैं। सच मानिए, ये सिर्फ थोड़ा पसीना आने या गर्मी लगने की बात नहीं है। ये सीधे तौर पर इंसानी वजूद यानी ह्यूमन सर्वाइवल का सवाल है। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट एनालिस्ट ब्रूनो ब्रेजेंस्की की इस बेहद गंभीर चेतावनी पर गौर करते हैं। इनका कहना है कि जब गर्मी और नमी एक खास लेवल पे पहुंच जाती है तो कोई भी इंसान 2 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और जो लोग थोड़े कमज़ोर हैं, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग, वो तो शायद आधे घंटे में ही बेहोश हो सकते हैं। ये बयान एक तरह से हमारी बायोलॉजिकल लिमिट्स और आज की क्लाइमेट रियलिटी की भयावह सच्चाई दोनों को एक साथ सामने रख देता है। लेकिन रुकिए, इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं हो रहा। एक बार इस नंबर को देखिए, $194 बिलियन। द लैंसेट काउंटडाउन के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2024 में एक्सट्रीम हीट की वजह से लोगों की काम करने की क्षमता यानी लेबर कैपेसिटी में इतनी भारी गिरावट आने का अनुमान है कि भारत को इतनी बड़ी आमदनी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक झटका है। भाग 1, द वेट बल्ब डेंजर। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यो वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि किसी एक जगह पर 35 डिग्री का तापमान आराम से बर्दाश्त हो जाता है, जबकि दूसरी जगह वही 35 डिग्री जानलेवा बन जाता है। असल में वेट बल्ब टेम्परेचर हवा के तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी, इन दोनों को मिलाकर बनता है। ये इस बात को मापता है कि क्या हमारा पसीना बॉडी से इवेपोरेट होके हमें ठंडा कर पा रहा है या नहीं। अब होता क्या है, जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है तो पसीना सूख ही नहीं पाता। इसकी वजह से बॉडी की गर्मी अंदर ही कैद होकर रह जाती है और हमारा जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। और यहीं पर आता है सबसे ध्यान देने वाला आंकड़ा, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर वेट बल्ब तापमान इस नंबर के आसपास पहुंच गया तो दुनिया भर के रिसर्चर्स इसे ह्यूमन सर्वाइवल, इंसानी जिंदगी की आखिरी सीमा मानते हैं। इस पॉइंट पर आकर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर सकता। अब इस डेटा पर ध्यान दीजिए। यह बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि 1961 से लेकर 2020 के बीच भारत में हीट वेव्स यानी लू चलने वाले दिनों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। यह ट्रेंड बिल्कुल साफ करता है कि कोर हीट वेव जोन्स में हर 10 साल में लू के 2.5 दिन बढ़ गए हैं और हाल के सालों में तो ये ग्राफ और भी खतरनाक तरीके से ऊपर भागा है। भाग 2, हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। अब आइए समझते हैं कि लंबे वक्त तक इस गर्मी में रहने की क्या असर होते हैं। गर्मी की बीमारियों की शुरुआत होती है हीट क्रैम्प्स से, जिसमें मांसपेशियों में दर्द और सूजन होती है। ये एक तरह की अर्ली वार्निंग है। अगर ध्यान ना दिया तो हालत हीट एग्जॉस्शन तक पहुंच जाती है। इसमें थकान, चक्कर आना और त्वचा चिपचिपी हो जाती है। और इसके बाद आता है सबसे आखिरी और जानलेवा स्टेज, हीट स्ट्रोक। यहाँ बॉडी का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस कर जाता है, स्किन बिल्कुल सूख जाती है और कोमा या मौत का खतरा सीधे तौर पर सामने आ जाता है। हेल्थ रिस्क तो है ही, पर इसका आर्थिक असर भी उतना ही डरावना है। 247 बिलियन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2024 में भारत के अंदर एक्सट्रीम गर्मी की वजह से रिकॉर्ड 247 बिलियन लेबर आवर्स यानी काम के घंटों का नुकसान होने का अनुमान है। और थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 1990 के दशक के मुकाबले इसमें 124% का भारी उछाल आया है। यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस नुकसान का बोझ आखिर उठा कौन रहा है। कृषि क्षेत्र को 66% और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 20% का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जाहिर है, ये वही लोग हैं जो कड़ी धूप में और खुले आसमान के नीचे लगातार मेहनत करते हैं। भाग 3, टोल ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स। जब हम इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करते हैं तो रियलिटी बहुत परेशान करने वाली होती है। एक नए सर्वे के मुताबिक करीब 82% वर्कर्स ऐसे थे जो तय किए गए सेफ वेट बल्ब तापमान से भी कहीं ज्यादा गर्मी में काम कर रहे थे। जरा उन मैनुअल लेबरर्स, साइकिल रिक्शा चलाने वालों और स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में सोचिए जो तपती धूप में अपना गुजारा करने के लिए मजबूरी में काम करते रहते हैं। और यहाँ से उन पर एक दोहरी आर्थिक मार पड़ती है। वेट बल्ब तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने का मतलब है इनकी रोजाना की आमदनी में सीधे 19% तक की भारी गिरावट आना।
एक तरफ तो भीषण गर्मी की वजह से उनकी दिहाड़ी कम हो जाती है और दूसरी तरफ पानी, बर्फ और दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ अलग से उनके कंधों पर आ गिरता है। भाग 4 अनफॉरगिविंग अर्बन हीट आइलैंड्स। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद शहरों में रहने वालों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। एक तरफ हम नेचुरल जगहों को देखते हैं जहां पेड़ पौधे धूप को सोख लेते हैं और नमी छोड़कर मौसम को प्राकृतिक तौर पर ठंडा रखते हैं, पर दूसरी तरफ हमारे शहर हैं जहां कंक्रीट और डामर यानी एसफॉल्ट से बनी घनी इमारतें दिन की गर्मी को जाल की तरह कैद कर लेती हैं और फिर रात भर धीरे धीरे उसे बाहर निकालती हैं। यही वजह है कि हमारे शहर रात के वक्त किसी तपते हुए अवन की तरह बन जाते हैं। इसे ही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसका सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि लोग इस गर्मी से रात में भी रिकवर नहीं कर पाते। इनफॉर्मल बस्तियों में घर के अंदर का तापमान रात में भी रूटीन तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है और ऐसे में कूलिंग इक्विपमेंट्स के चलने से पावर ग्रिड पर रोजाना लगभग 5 गीगावाट का एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर पावर कट्स या मास ब्लैकआउट्स होते हैं। बिना बिजली के ऐसी तपती रातें वाकई जानलेवा साबित होती हैं। भाग 5 मिटिगेशन एंड गाइडलाइंस। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? यहाँ मौसम विभाग यानी IMD के इस कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। येलो अलर्ट का मतलब है कि सीधी धूप से बचें और हल्के कपड़े पहनें। ऑरेंज अलर्ट एक सिवियर हेल्थ वार्निंग है जिसका सीधा सा इशारा है कि हाइड्रेटेड रहना, जैसे ORS या लस्सी पीना बेहद जरूरी है। और जब रेड अलर्ट हो तो इसका मतलब है हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा है और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही काम के आर्किटेक्चरल बदलाव भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि छतों पर हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाकर कूल रूफ्स तैयार करना या फिर फसलों के कबाड़ जैसे वेस्ट स्ट्रॉ पैनल्स को दीवारों पर लगाना ताकि हीट अंदर ना आए, और घनी बस्तियों में क्रॉस वेंटिलेशन को बेहतर करना। स्टडीज बताती हैं कि इन छोटे पर असरदार कोशिशों से बस्तियों के अंदर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बेहद गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इस वेट बल्ब तापमान को इंसानी वजूद की आखिरी सीमा तक धकेल रहा है, दुनिया भर के शहर अपने सबसे कमजोर लोगों को बचाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जल्दी बदलाव कैसे ला पाएंगे? ये एक ऐसी रियलिटी है जिस पर हम सबको आज ही सोचना होगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।